एसबीआई एएमसी का बड़ा सा आईपीओ मंडे को मार्केट में एक तहलका मचाने वाला है। First $1 billion IPO of 2026 and SBI Funds Management I'm talking about. It's the largest fund in India when it comes to the AUM. इस बार काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट भी मिली है, तो व्हाट शुड बी द प्लान? लॉन्ग टर्म होल्ड करना है या फिर लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा निफ्टी 50 अभी 5 वीक से लगातार मार्केट में कंसोलिडेट कर रहा है, तो भाई इसका मतलब क्या है? वेयर विल द मार्केट एक्चुअली गो? इसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। अर्निंग सीजन तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ये भी इसी वीडियो में जान लेंगे। एडिशनली आई विल शेयर यू आईपीओ स्ट्रेटेजी जो इन जनरल आपको फॉलो करनी चाहिए एंड अ लॉट मोर एनालिसिस कमिंग अप इन दिस वीडियो। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। ऑलराइट गाइस, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम एसबीआई एएमसी के आईपीओ से करते हैं, क्योंकि इस बार काफी रिटेल इन्वेस्टर्स को इसमें एक्चुअली अलॉटमेंट मिला है। तो देखो, इस आईपीओ के ना दो आर्गुमेंट्स है। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि भाई क्या हमें लिस्टिंग गेन्स लेके निकल जाना चाहिए? तो अगर आप एक प्योर आईपीओ इन्वेस्टर हो जो सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करता है और उसको मतलब क्विक रिटर्न्स चाहिए होते हैं, तो द आंसर इज यस। कहीं ना कहीं 15% का जीएमपी आपको दिख ही रहा है, तो लिस्टिंग गेन्स 15-16% के आएंगे। तो ये लिस्टिंग गेन्स लेके आपको एक्चुअली निकल जाना चाहिए, बिकॉज दैट वॉज योर ओरिजिनल प्लान को ट्रेड लेने के बाद चेंज नहीं करना चाहिए, इससे साइकोलॉजी खराब हो जाती है। तो अगर आपका इनिशियल प्लान था कि जो भी लिस्टिंग गेन आएंगे वो लेके निकल जाऊंगा, यू शुड डू इट। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप वो ऐसा कहते हो कि भाई आईपीओ आ रहा है एसबीआई एएमसी का, बड़ी कंपनी है, आगे चल के बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अभी मैं इस पे इंसाइट आपको देता हूं। इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे एचडीएफसी एएमसी का चार्ट दिखाता हूं। देखिए, एसबीआई एएमसी एक ऐसे स्पेस में काम करता है जहां के कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी लिस्टेड है, पर ये स्पेस जो है, म्यूचुअल फंड स्पेस जो है, एएमसी का जो स्पेस है ना, ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है इंडिया में। क्योंकि इंडिया में एक तो इन्वेस्टर्स का काउंट बड़ा कम है, इंडिया का पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो इन्वेस्ट करता है वो बहुत कम है, और उन कम लोगों में से भी अवेयर इन्वेस्टर्स का काउंट तो एकदम नेग्लिजिबल है। मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो खुद से अपना दिमाग लगा के एक्चुअली इन्वेस्ट कर पाए, वो जनरली कहीं ना कहीं गलत जगह से टिप ले लेते हैं। तो ऐसे केस में एएमसीज एंड म्यूचुअल फंड का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। दे प्रोवाइड बेटर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फॉर सेफर इन्वेस्टमेंट्स। तो ऐसे केस में सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, और इन जनरल आपको आईपीओ में भी याद रखना चाहिए, ये देखिए, ये एचडीएफसी एएमसी का आईपीओ का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। बेसिकली एचडीएफसी एएमसी का चार्ट दिखा रहा हूँ जिसका आईपीओ अब हो चुका है। तो ऐसे केस में आपको सिंपल स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्टिंग डे। अब अगर आप लिस्टिंग डे पे बेचना नहीं चाहते हो, अगर आप पहले केस में आते हो तो आप तो ऑलरेडी बेच दोगे, पर अगर आप लिस्टिंग डे में बेचना नहीं चाहते हो तो ये याद रखो कि लिस्टिंग डे का लो जो होता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है, एज यू कैन सी। तो अगर कोई स्टॉक में लिस्टिंग डे का आईपीओ के लिस्टिंग डे का अगर लो ब्रेक हो जाए ना, तो ये एक रेड फ्लैग होता है। आपको ऐसे केस में स्टॉक को ड्रॉप कर देना चाहिए। जैसा आप देख सकते हो, एचडीएफसी एएमसी ने जब अपने लिस्टिंग डे का लो ब्रेक किया तो वो कितना ज्यादा गिर गया था। आप देख सकते हैं परसेंटेज में 26% का करेक्शन आ गया। मतलब लिस्टिंग गेन्स अगर स्टॉक ने कोई दिए होंगे तो वो वाइप आउट कर दिए होंगे। सो लिस्टिंग डे का लो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है, एक जनरल स्ट्रेटजी है, आप हर स्टॉक में लगा सकते हो। मैं आपको इसमें आपको थोड़े और एग्जांपल दिखा देता हूं। एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही अच्छा आईपीओ था, बहुत ही क्रेजी रिटर्न्स दिया था, उसमें भी शेयर होल्डर कैटेगरी थी। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का अगर आप फिर से केस देखते हो, मैं इसमें सारे लाइंस अपने डिलीट कर देता हूं। तो ये देखिए, लिस्ट हुआ, फिर बहुत ज्यादा ऊपर गया, और जैसे ही लिस्टिंग डे का लो ब्रेक हुआ, आज तक ये स्टॉक ने रिवाइवल नहीं दिया है। और देखा जाए तो अपने लिस्टिंग डे के लो से ये स्टॉक आज कितना परसेंट क्रैश हो चुका है? 40%। एक समय पे 50% क्रैश कर गया था। तो देखो, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बोलने में क्या अच्छा लगता है कि मेरे को लिस्टिंग गेन मिल गए, फिर हम लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे। पर जब पीएनएल पे -50% दिखता है, दैट इज व्हेन आपके अंदर के इंस्टिंक्ट्स किक इन करते हैं। सो द सिंपल आंसर वुड बी कि देखो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, प्राइस एक्शन नहीं आता है, तो सिंपली लिस्टिंग डे के लो का स्टॉप लॉस लगाओ एंड दैट इज इट। आपको लिस्टिंग गेन तो सिक्योर हो ही जाएंगे आपके, प्लस आपका एक जो डाउन साइड का ड्रॉडाउन है वो हट जाएगा। अब मैं पर्सनली अपना आईपीओ के ऊपर में एक व्यू शेयर करता हूं। आई नो इट्स अ वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू, बट आई पर्सनली डोंट अप्लाई फॉर आईपीओस। ठीक है, आईपीओ मेरे हिसाब से एक जुआ होता है, क्योंकि एक तो मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता नहीं, मिलेगा तो कितने पे मिलेगा आपको ये पता नहीं, और मिलेगा तो कितना मिलेगा ये भी नहीं पता, राइट? सो इतने सारे वेरिएबल अगर है, तो आप जब पैसा लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप भगवान भरोसे ही होते हो, उम्मीद करते रहते हो कि भाई अलॉटमेंट मिल जाए, फिर वो लिस्ट हायर प्रीमियम पे हो जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी आती है। ये इमोशंस के लिए अच्छा नहीं होता है, साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये तो मेरा नरेटिव था। आई नो इससे आईपीओ इन्वेस्टर्स का अमाउंट कम नहीं होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा ही लोग आईपीओ अप्लाई करते रहेंगे, बिकॉज इट ऑफर्स यू अ वेरी क्विक मनी, राइट? एकदम 1-2 हफ्ते में 10-12% रिटर्न बहुत होते हैं। सो क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल सजेशन देता हूं, दैट इज अगर किसी भी आईपीओ स्टॉक का लिस्टिंग डे का लो अगर ब्रेक हो जाता है, तो उसको स्टॉप लॉस जैसे ट्रीट करना चाहिए, और फिर उस बिजनेस को पूरा चार्ट बनाने दो। एक आईपीओ इन्वेस्टर्स में ना बहुत बड़ा फोमो होता है कि अगर ये स्टॉक लिस्ट हो गया तो आगे चल के कितने रिटर्न्स देगा, मेरे मिस तो नहीं हो जाएंगे। पर याद रखो, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है
तो वो 1 साल में पूरे रिटर्न्स नहीं देगी, वो एक कंपाउंडेड बेसिकली सीएजीआर देगी, कंपाउंडिंग इफेक्ट देगी आपको। तो आपको इन्वेस्ट करने के भी बहुत मौके मिलेंगे, तो फोमो में डे 1 पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो टू समराइज़, अगर लिस्टिंग गेन लेके निकलना है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ आपने क्विक रिटर्न्स बुक कर लिए। अगर आपको और भी होल्ड करना है लेकिन आपको डर लगता है कि ये स्टॉक गिर जाए, तो लिस्टिंग डे के लो को अपना स्टॉप लॉस मान के चलिए। और अगर आप एक मैच्योर इन्वेस्टर है तो आप कुछ भी मत कीजिए, वेट फॉर द एंटायर टेक्निकल्स टू शेप अप, जिसके लिए आपको आराम से 5-6 महीने लग सकते हैं। 5-6 महीने का चार्ट बनने दो, मैं तो प्रेफर करता हूँ कि 1.5 साल का चार्ट बन जाए। 1.5 ईयर्स एक बार रियल मार्केट में अगर कोई स्टॉक परफॉर्म कर लेता है, तब उसको टेस्ट ऑफ मार्केट पास कर देता है वो, बेसिकली तब तक के समझ जाता है कि भाई स्टॉक के साथ क्या होने वाला है। जब आपके पास 1.5 साल का चार्ट बन जाता है ना, तब उस स्टॉक पे ध्यान दो। ऐसे बहुत रेयर स्टॉक्स होते हैं जो आईपीओ के बाद रैली देते हैं और फिर पूरा कंसोलिडेट करते हैं, तो एक इनिशियल रैली देते हैं, पर ये स्टॉक तो फिर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हुए भी नहीं ना। एक रैली दी और फिर कंसोलिडेट कर गए, मतलब एक बार रैली दे दी फिर 5-5 साल तक के कोई रिटर्न्स नहीं दे रहे। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए सिंपली बिकम अ वैल्यू इन्वेस्टर। पिछले वीडियो पे मैंने देखा आप लोगों ने बहुत कमेंट किया कि वैल्यूएशंस के बारे में बताओ, वैल्यू स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करो, तो मैंने वो पॉइंट नोट किया है और इस हफ्ते मैं आपके लिए एक वीडियो शूट भी कर लूंगा। तो चलिए अब मेन वीडियो पे चलते हैं, जहां हम निफ्टी फिफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल देख लेते हैं कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। 5 वीक से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो ये रहा निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। मैं पहले सारे लेवल्स हटा देता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे कितना एंटरटेनमेंट चल रहा है। ऑप्शन सेलर्स तो एकदम बैठे बैठे पैसे बना रहे हैं। वीक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऑल वीक्स हैव बीन फॉर्मिंग इनसाइड कैंडल। जैसे आप देख रहे हो, पिछले वीक इतनी बड़ी वॉलिटिलिटी थी और इस वीक में उसी पूरे कैंडल के अंदर में कैंडल बनी है। बेसिकली एक रेंज है, ये एक रेंज बनी है आपके लिए। मैं आपको इसको प्लॉट कर देता हूँ, नहीं इनफैक्ट प्लॉट करूंगा तो ड्राइंग आ जाएगी। तो ये जो रेंज है 24,500 से लेके 23,800 की रेंज, इसमें मार्केट ने बहुत स्टिफ कंसोलिडेशन दिखाया है। ये रेंज जब भी ब्रेक करेगी तो उस डायरेक्शन के ट्रेंड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो एक और अब देखो डाउन साइड पे ना एक गैप भी है, तो अगर डाउन साइड पे ब्रेक करता है तो एटलीस्ट एक गैप फिल हो जाए, दैट वुड बी वेरी मच सस्टेनेबल, और फिर भले ही मार्केट ऊपर चले जाए। अब अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे मूव करें, दैट इज आर इंट्राडे टाइम फ्रेम, जहां पे हमको वीकली इंपॉर्टेंट लेवल दिखते हैं, तो देखो क्या ब्यूटीफुली मार्केट ने जब एक क्रैश दिखाया था तो यहाँ पे सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे एक हैमर कैंडल बना के रेजिस्टेंस पे गया, और जो प्री डिफाइंड रेजिस्टेंस हमने कितने दिन से, पता नहीं कितने महीनों पहले से मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो पूरे रेजिस्टेंस को प्रॉपर प्राइस एक्शन से आप कहीं ना कहीं कह सकते हो ट्रैवल कर लिया। तो अगले वीक के लिए अगर इंपॉर्टेंट लेवल की बात करते हो और बुलिश सिनेरियो अगर आता है मार्केट में, तो 24,500 का लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे एक ही बार टैप किया है मार्केट ने, तो एक बार यहाँ पे और टैप कर लेगा, अगर फिर गिर के अगर 24,300 पे वापस आ जाए, सस्टेनेबल रहेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। पर अगर ये लेवल भी ब्रेक कर जाता है तो 24,800 का लेवल बहुत अच्छा है, एंड 25,000 के ऊपर में तो एक्चुअली बुलिश सिनेरियो शुरू हो जाएगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बुलिश रिवर्सल। अगर हम 25 इनफैक्ट 24,800 के ऊपर भी बुलिश रिवर्सल ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर मार्केट लेकिन गिरने लगता है, तो आपने देखा होगा कि 23,800 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम चेक करेंगे, पर 23,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगले हफ्ते तो हमें बस इतने से लेवल की ही बात करनी चाहिए, इससे ज्यादा फॉल की हम अभी बात नहीं करेंगे। वैसे बस ध्यान रखिए कि 23,600 पे गैप भी है। ये वीकली लेवल्स में आपके साथ शेयर करता हूं, तो प्लीज इसके अलर्ट भी लगा लिया करो, इन्हीं के बेसिस पे हम ट्रेडिंग भी करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। तो अगर हम अगले वीक के ओआई डेटा की अगर बात करें, तो एज यू कैन सी यहाँ बुलिश नेचर ज्यादा अच्छा दिख रहा है। काफी दिनों बाद ये बोलने का मौका मिल रहा है। मैंने पिछली बार भी बोला था, फिर मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी, बट फिर वापस से बेयर की ग्रिप आ गई थी। तो एज यू कैन सी यहाँ पे 24,200 के लेवल पे सबसे ज्यादा पुट हुआ है, विच विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द मार्केट। इनफैक्ट पुट के हर पुट सेलर मतलब बाय द वे बुल्स होते हैं, ठीक है। कई बार लोग को लगता है कि पुट वाले मतलब बेयर्स होते हैं, बट पुट सेलर्स आर एक्चुअली बुल्स। ये पुट बायर्स नहीं, पुट सेलर्स है, राइट। सो ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन, ऑप्शन सेलर की ओपन पोजीशन। ऑप्शन सेलर्स मतलब बड़े पैसे वाले लोग। तो बड़े पैसे वाले लोगों की ओपन पोजीशन कहां पर है, ये आपको ओपन इंटरेस्ट के बार्स में दिखता है। तो ये जो हाइट है ना, ये वॉल्यूम बताती है कि कितने नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2,25,000 लोगों ने 23,000 का पुट सेल किया हुआ है। मतलब इसका जो भी प्रीमियम रहेगा, अगर मार्केट 23,000 के ऊपर क्लोज करेगा तो इनको पूरा प्रीमियम खाने मिलेगा। स्लो पैसा होता है, अच्छा पैसा होता है। सो पुट साइड पे ढेर सारे ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए, विच मींस कि दे आर क्वाइट बुलिश ऑन द मार्केट। एक बार मंथली एक्सपायरी पे भी देख लेते हैं। सो मंथली लेवल्स आप देखोगे, क्योंकि ये भी ज्यादा दूर नहीं बचा हुआ है, मतलब इसको भी ज्यादा समय नहीं है, तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा 24,000 पे पुट हुआ है, बहुत ज्यादा है। मतलब इट विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 25,000 पे सबसे क्लियर रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो मार्केट थोड़ा बुलिश साइड पे भी दिख रहा है फॉर एटलीस्ट जो जुलाई एंड। बुलिश का मतलब ये नहीं है कि ब्रेकआउट आ जाएगा, बुलिश का मतलब है कि 24,000 के लेवल को सस्टेन कर लेगा मार्केट, और ये लेवल हमको शायद बाद में कभी देखने ना मिले। खैर बाद में देखने ना मिले, इट्स टू सून टू कमेंट, बट ओपन इंटरेस्ट आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता है, और 24,000 का लेवल इस हफ्ते के लिए और इस महीने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाया है क्या।
सो टुकड़ों-टुकड़ों और तिनको-तिनको में ही सही थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। पिछले वीक अगर आप लॉन्ग पोज़ीशन देखोगे तो 10.6% थी। इस हफ्ते उन्होंने 11 कर दी, मतलब आधा परसेंट इंक्रीमेंट। एटलीस्ट ये बेयरिश साइड पे नहीं गया, इज़ अ थिंग टू बी एप्रिशिएटेड। पिछले कितने दिनों से, मतलब ये मेरा 71st वीक है, मतलब 1 साल, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे ये कंटेंट बनाते हुए। एक भी समय पे कंसोलिडेशन फेज़ में हम ये पूरा कंटेंट बना रहे थे, राइट? एक भी समय पे ये नंबर 30% के ऊपर टॉपल ही नहीं किया। मतलब देयर इज़ नो साइन ऑफ रिवर्सल इन आवर मार्केट। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो देखो मैं कॉन्सेप्ट रिमाइंड कर देता हूँ आपको। अगर ये नंबर 30% से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि मार्केट में एक रिवर्सल आया, और अगर ये 50 के ऊपर जाता है तो हम बोलते हैं कि एक बुलिश सेंटीमेंट चालू हो गया है। अभी 90% अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडियन फ्यूचर इंडेक्स पे शॉर्ट बैठेंगे तो मार्केट में ना हर बार जब जब वो ऊपर जाएगा तो करेक्शन ही आएगा। बेसिकली वो ऊपर जाएगा और ये लोग अपनी सेलिंग को इनिशिएट करेंगे, अपने और प्रॉफिट्स बनाएंगे। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद इंडियन मार्केट। काफी समय से ये चलता आया है। एक तो वैल्यूएशन का कंसर्न रहा है, हमारे करेंसी का कंसर्न रहा है, फिर हमारे टैक्सेस, जो हमारे कैपिटल गेन टैक्सेस है, उसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने हमसे मांगा तो था अपना इनपुट कि भाई दे दो कि क्या करना है, बताओ टैक्स के बारे में। इनपुट लोगों ने दिया भी, आई एम श्योर, बट उसके ऊपर एक्शन अभी तक होने का है। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। बट एज फार एज दिस डेटा इज कंसर्न्ड, इट इज स्टिल वेरी हेवीली बेयरिश। तो मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट बनाने का मूड एकदम से नहीं बन सकता है। शॉर्ट टर्म में तो भी आप थोड़ा मोटा बना लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अभी भी रिवर्सल नहीं हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं कि एफआईआईज ने कैश मार्केट में अपनी बाइंग कंटिन्यू रखी या फिर पूरा बेच दिया। सो ये रहा एफआईएस का डेटा। पिछले वीक हमने थोड़ी बहुत खुशी दिखाई थी कि भाई देखो नेट वीक में देवर बायर्स, और ले दे के उन्होंने पूरा सूद समेत बेच दिया। जितना वो बाय नहीं कर रहे हैं इंडियन मार्केट से, वो उतना सेल कर दे रहे हैं। दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। पिछला पूरा वीक एफआईआईज वर सेलिंग। जब जब मार्केट आप सोचोगे एक रेजिस्टेंस पे पहुंच रहा था, जो रेजिस्टेंस का बार मैंने आपको निफ्टी के चार्ट में दिखाया ना, एवरी टाइम देयर वाज अ सेल ऑफ। हु वर सेलिंग? दीज गाइस। सो आपको ये डेटा एटलीस्ट बताता है कि भाई इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है। एंड एफआईआईएस की सेलिंग तो एक ऑफ कोर्स नेगेटिव टर्न अराउंड है ही। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर जुलाई महीना भी देखो, देखो जून महीने में भी नेट सेलिंग उन्होंने 50,000 करोड़ की थी, 49,000 करोड़। अभी भी जुलाई, अब देखो जुलाई में उतनी सेलिंग तो नहीं करी है और उतने दिन बचे भी नहीं है। तो 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है। सेलिंग कम हो रही है, दैट इज ओके। देखो आप अगर कंपेयर करोगे मार्च महीने से, तो 1 लाख करोड़, 1,22,000 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर सेलिंग थी। फिर फिर अगले महीने 70,000 करोड़ की सेलिंग थी, फिर 55,000, फिर 50,000 और अब 5,000। सो ओवरऑल नेट सेलिंग फिगर ही है। मंथली मंथली बेसिस पे दे आर पुलिंग आउट मनी फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट। दिस इज अ वेरी बिग साइन ऑफ कंसर्न। देखो एफआईआईज आर द वेरिएबल। बेसिकली क्या होता है, रिटेलर्स तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होते, इनके डिसीजंस के बेसिस पे कोई स्टॉक मूव नहीं होने वाला। डीआईएस जो होते हैं वो नेचुरल बायर है। आप एसआईपी करते हो, उनको मार्केट में पैसा डालना ही है, दे विल कंटिन्यू टू बाय। अगर आपको मैं आपको डेटा दिखाऊं, देखिए डीआईएस का डेटा देखोगे तो हर महीने ही वो बाय करते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। हर महीने बाय करने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, राइट? सो यू नीड एफआईआईज टू एक्चुअली गिव द रिवर्सल एंड अ ब्रेकआउट। सो यू कैन नॉट कमेंट कि भाई एफआईआईएस के बिना इंडियन मार्केट चल जाएगा। कोई भी दो बड़े पार्टिसिपेंट जब ऑपोजिट ट्रेड करते हैं ना, तो मार्केट चॉपी रहता है। जब दोनों साथ में बाइंग करेंगे तब मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। डीआईएस तो अपना काम कर रहे हैं, एफआईआईएस का मूड कब बनेगा देखते हैं। ट्रैक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करके रखना। अब चलिए देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को पीछे खींच रहे हैं। सो पिछले वीक के वर्स्ट परफॉर्मेंस की आप बात करोगे तो सोना गिरा, यूएस मार्केट गिरा, इंडियन मार्केट इतना नहीं गिरा। सो ऐसे डाइवर्जेंस होता है, कभी कभी उनका मार्केट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, हमारा गिर जाता है, और फिर जब हमारा रिकवर करता है तो उनका तेजी से गिरने लग जाता है। ले दे के दोनों के रिटर्न्स ऐसे ही हैंडशेक करते। तो जो मार्केट गिरा रहता है उसमें इन्वेस्टमेंट की हिम्मत दिखाया करो। यही याद रखो, एज एन इन्वेस्टर गिरे हुए मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है। यू आर इन्वेस्टिंग फॉर निफ्टी टू हिट 30,000, 35,000, 50,000। डोंट वरी कि अब वो 23 पे है या फिर 24 पे है। आपके लिए दोनों ही लेवल अच्छे ही लेवल होते हैं, ठीक है? बट एनीवेज, अगर और देखोगे तो रियलिटी इंडेक्स में भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, मेटल इंडेक्स में भी अभी पिटाई देखने मिल रही है। मेटल इंडेक्स का टारगेट आ चुका था, डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन का जो टारगेट था वो आ गया था, तो उसमें करेक्शन अभी लाजमी है। तो इस सेक्टर को आपको नजर में रखना है। डिफेंस इंडेक्स में आपको करेक्शन देखने मिला, ये इंडेक्स एक अच्छा रीटेस्ट दिखा रहा है। इसका एनालिसिस अगर फिर से चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना, अगली वीकली एनालिसिस में कवर कर लूंगा। और अगर टॉप सेक्टर्स की बात करो तो निफ्टी आईटी में रिवर्सल सा दिख रहा है। मेरे इसी वीकली एनालिसिस सीरीज में एक बार जाके निफ्टी आईटी का वीडियो देखिए, आपको मैंने एक सपोर्ट बना के दिखाया था। उस सपोर्ट से निफ्टी आईटी अब कितना ऊपर है देखिए। सो देखो यही होता है यार कि रिटेल इन्वेस्टर्स ना एकदम से दे, मतलब हम हार्ड कमेंट पास करने में सबसे आगे रहते हैं, जबकि हमारे कमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। वी आर नॉट द वंस हु आर एक्चुअली मूविंग द मार्केट, राइट? सो अच्छे अंडर वैल्यूड लेवल पे जहां सारे रिटेलर्स का अपना सबर का बांध टूट जाता है ना, वहीं पे फिर बड़े प्लेयर्स खरीदते हैं। सो निफ्टी आईटी का चार्ट मैं आपको कोशिश करके आज भी दिखाता हूँ कि कितना अच्छा इसमें रिवर्सल आया। सो दिस सेक्टर इज एक्चुअली शोइंग सम गुड साइंस ऑफ रिवर्सल, कंसिडर किया जा सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में भी थोड़ा रिवर्सल देखने मिल रहा है। सो अगर अगले वीक के सेक्टर्स टू वॉच में आप बोलोगे तो बुलिश साइड पे आपको निफ्टी आईटी को देखना चाहिए और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को देखना चाहिए। ये दोनों सेक्टर्स अभी थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। बेरिश सेक्टर्स के ऊपर में मैं अभी अगले वीक के लिए ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि आपको याद होगा ओपन इंटरेस्ट डेटा जो था वो शॉर्ट टर्म में बेरिश नहीं है।
चलिए अब मैं निफ्टी आईटी का आपके सामने मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट खोल देता हूँ। मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए ताकि थोड़ी बड़ी पिक्चर आपको देखने मिले। तो एज यू कैन सी हमने कुछ महीने कुछ हफ्तों पहले यहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था कि भाई इस पॉइंट पे अगर निफ्टी आईटी आता है तो ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल सपोर्ट रहा है। नेचुरली यहाँ से बाइंग आती है। अभी रिवर्सल हो गया है क्या, इसके लिए हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। लेट अस सी नाउ। सो ये एक लोअर लो था और ये था उसके पहले का हाई, स्विंग हाई। तो इस स्विंग हाई को अगर ब्रेक करेगा तो हम कहते हैं कि रिवर्सल आ गया। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आपको, रिवर्सल आपको देखने मिला है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो ये 15 जून के बाद से अब हाईएस्ट क्लोजिंग है। 15 जून से लगभग 15 जुलाई, लगभग उससे थोड़ा आगे बढ़ गए। एक महीने का कंसोलिडेशन प्लस रिवर्सल है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हुआ है। प्रॉपर बायर सेलर्स ने हैंड्स एक्सचेंज किए होंगे, तब जाके यहाँ पे बायर्स आर कमिंग आउट एज नेट विनर्स। सो ये काफी अच्छा प्राइस एक्शन आपको शो कर रहा है। दिस लुक्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। तो अगर आपको इंडियन आईटी पे भरोसा है तो इट्स स्टिल अ गुड टाइम टू अक्यूमुलेट। मैं भी इनफैक्ट अपने आर्य कम्युनिटी पे इसी के अराउंड कुछ ट्रेड्स प्लान कर रहा हूं। सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट एज वेल। ऑलराइट, सो टू कंक्लूड, अगले वीक मार्केट में एक बहुत बड़ा आईपीओ हिट करने वाला है। इनफैक्ट जो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर है इसमें बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स के आईपीओ आने वाले हैं। एनएससी इज अबाउट टू हिट एंड अ लॉट मोर इनफैक्ट। सो आईपीओ वालों के तो मजे ही मजे रहेंगे। मोस्ट ऑफ दीज आईपीओ आर एक्सपेक्टेड टू गिव बेटर रिटर्न्स। बट आई होप कि वीडियो की शुरुआत में आपको एसबीआई आईपीओ को रिलेटेड पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि भाई किसको क्या करना चाहिए। अगले वीक मैं आपके लिए वेदांता का एनालिसिस शेयर करूंगा और वैल्यूएशंस के ऊपर भी वीडियो प्रोड्यूस करूंगा। तो सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यहाँ पे देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।